I come in, sir? हाँ प्लीज कम इन, प्लीज बी सीटेड। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, नाम और जाति का उल्लेख नहीं करें। सर मैं बीकानेर जिले के कोलाई तहसील का निवासी हूँ। मैंने 10th आदर्श हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर से की है और 12th एपेक्स पब्लिक स्कूल जोधपुर से, और ग्रेजुएशन मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जोधपुर से की है, और अब मैं शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। वेरी गुड। कब से लगे हुए हैं? सर मैं जुलाई 2020 से लगा हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम, 5 साल हो गए। जी सर। प्रमोशन नहीं हुआ आपका? नहीं सर, प्रमोशन अभी नहीं। कब ड्यू है? अभी सर वरिष्ठ सूची में नाम लिया है, 2017-18 की चल रही है, 20 का लगभग 3 साल लग जाएंगे। तो ये तो गलत है आप लोगों के साथ। टाइमली डीपीसी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? नहीं सर, शिक्षा विभाग में डीपीसी बाकी है बाकी पदों की, लेकिन जो कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक की डीपीसी है वो लगभग टाइम की चल रही है। 2020 की हो रखी है एससी लेवल तक की, और हमारे 17-18 तक नंबर आ रखा है। तो कब तक आने की उम्मीद है? सर लगभग 3 साल में आ जाएगी मुझे लगता है। अच्छा, उससे पहले तो आपको यहीं सिलेक्शन हो जाएगा। चाहता तो सर यही हूँ कि उधर आने की जरूरत ना पड़े, मैं इसमें हो जाऊँ। वैसे डिपार्टमेंट अच्छा है, हाँ सर, जॉब सेटिस्फेक्शन है। जॉब सेटिस्फेक्शन है सर, लेकिन थोड़ा जो मेरा एम था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके लिए मैं आरएस परस्यू कर रहा हूँ। शुरू से मेरा यही एम था। अच्छा, और भी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई एग्ज़ाम दिए? नहीं सर, मैंने एलडीसी के बाद कोई एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ मैं आरएस की तैयारी में लगा हूँ। एसएससी वगैरह दिए कभी? नहीं सर, नहीं दिया। सिंगल एग्जाम। ठीक है, तो क्या काम रहता है आपका वहाँ पे? वहाँ सर मेनली मेरा काम रहता है जो पोर्टल मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन से पोर्टल हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहे हैं? सर पहला पोर्टल जो मेनली पोर्टल डेली बेसिस पे होता है वो साला दर्पण होता है। साला दर्पण के बाद सैलरी रिलेटेड पोर्टल होता है आईएफएमएस और पे मैनेजर, वहाँ से सैलरी बनती है। और एक सर अभी पिछले साल स्टार्ट किया सिंगल नोडल अकाउंट, जो स्कूल के जो भी वित्तीय खर्च होते हैं वो अब कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं और वो एसएनए के थ्रू खर्च होते हैं, तो वो मैनेज करने होते हैं डेली बेसिस पे। ये एसएनए क्या है, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? सर एसएनए फुल फॉर्म इसका सिंगल नोडल अकाउंट है। इसके तहत जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है पीओ, उसको एक आईडी दे दी जाती है, और पूरे पंचायत के अंदर जितनी भी स्कूलें होती है उन स्कूलों को जो भी प्रशासनिक खर्च होते हैं वो पहले ऑफलाइन जारी किए जाते थे, फिर चेक के द्वारा उठाए जाते थे, वो पीओ स्कूल के थ्रू होते हैं। वो हमें वाउचर दे देते हैं और हम इलेक्ट्रॉनिकली बिल जनरेट कर देते हैं और विभाग के द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसे संचालन पे काम करता हो? हाँ, संचालन, योजना संचालन योजना पोर्टल है वो। संचालन। और एसएनए स्पर्श क्या है? एसएनए स्पर्श का सर, जहाँ तक मैं स्पर्श का मुझे आइडिया है कि वो पेंशन योजना है सैनिक। हाँ नहीं, एक तो वो है, हाँ। एक और है स्पर्श। एसएनए स्पर्श का सर मुझे जानकारी नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम्स का आइडिया तो होगा आपको? जी सर। कौन कौन सी स्कीम चले जा रही है पर्टिकुलरली बालिकाओं के लिए? बालिकाओं के लिए सर स्टार्टिंग फेज में देखा जाए तो लाडू प्रोत्साहन योजना है, जो एडमिशन फर्स्ट से शिक्षा विभाग की है क्या ये? नहीं, शिक्षा विभाग की नहीं है सर, लेकिन शिक्षा विभाग से रिलेटेड हाँ, है। रिलेटेड तो वो 1ली से 12वीं तक उनको पैसे मिलते हैं। दूसरा सर जो गार्गी पुरस्कार है, नहीं, 1ली से 12वीं तक पैसे मिलते हैं उसमें, लाड़ू प्रोत्साहन पे? जी सर, स्कूल से रिलेटेड 1ली से 12वीं हाँ, है, ऐसे। उसके बाद ग्रेजुएशन तक मिलते हैं, स्कूल विभाग का बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो गार्गी पुरस्कार है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, जिसका नाम चेंज करके अभी पद्मश्री पुरस्कार कर दिया गया है। पद्मश्री? पद्मश्री पद्मश्री तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिविलियन अवार्ड्स है, कुछ और नाम रखा होगा। पद्मश्री योजना है पुरस्कार, वो योजना है तो उसका नाम पद्मश्री योजना कर दिया। पद्माक्षी, पद्माक्षी, पद्माक्षी। सर हो सकता है मुझे रीडिंग में थोड़ा। बेसिकली आप देखो ना, प्रियदर्शिनी, ये भी एक सिनोनिम हो गया पद्माक्षी। पद्माक्षी का क्या अर्थ समझते हो आप, अगर इसका विच्छेद करोगे तो? मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ। पद्म और पद्म प्लस अक्षी हो, हाँ, क्या विच्छेद मतलब? ही होगा। मैं नहीं, आपने तो हिंदी तो पढ़ी होगी। हिंदी पढ़ी, बट मैं इसका मतलब नहीं निकाल पा आंखें रहा जिसकी था। पद्म जैसी हो, कमल जैसी हो। तो एनीवे, तो अब ये बताएं आप कि योजनाओं का नाम जो बदल देते हैं बार बार, जी सर। तो ये सही है गलत है? सर ये मेरे ख्याल से जो राजनीतिक मोटिवेशन से प्रेरित हो सकती तो है। राजनीति तो अच्छी चीज है ना? नहीं, राजनीति अच्छी चीज है, लेकिन जो योजनाएं हैं उनका राजनीतिकरण अच्छा नहीं है। राजनीति का मतलब जो नैतिक रूप से जो राज्य किया जाता है वो राजनीतिक वर्डिंग मतलब तो वो है, लेकिन पॉलिटिक्स एज अभी मतलब वो है कि केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए योजनाओं का नाम परिवर्तन कर देना। बाकी नाम परिवर्तन से मुझे नहीं लगता कोई दीर्घकालिक या अल्पकालिक प्रभाव योजना के संचालन पर ऐसा कुछ पड़ता है। नहीं पढ़ता है, लोगों को तो पता ही नहीं चलता। पहले तो वो आवेदन करते थे इस स्कीम में, नाम ही बदल गया, वो मिलता नहीं है उनको।
नहीं सर, मैं राजनीतिक रूप से बोल रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से उसमें ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, वो बस तो एक नाम चेंज नहीं होना चाहिए आपके नाम चेंज नहीं होना चाहिए सर मेरे ख्याल से। अगर कोई स्टार्टिंग में जो योजना रखी गई वही हम्म, नाम से चलती रहती अच्छा है। इसमें है ना इन्होंने बेनिफिट्स भी कम कर दिए, हाँ सर, 25,000 रुपये प्रत्येक तो ये दल तो का दिया। एक गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक तरफ तो हम बेनिफिट्स बढ़ा रहे हैं जी सर। और एक तरफ कम कर रहे हैं, नहीं सर तो मेरे बालिका शिक्षा को हतोत्साहित कर रहा है ये कदम तो एक तरह से। नहीं सर, मेरे ख्याल से कम नहीं करना चाहिए था, जितना था उतना पर्याप्त था, और इस संबंध में और भी प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि बालिका शिक्षा और स्कूटी भी बंद कर दी है, वो स्कूटी वाली कौन सी थी? स्कूटी इसी योजना में थी, जो 12th पास थी उसको 1 लाख प्लस स्कूटी मिलते थे, अब हाँ केवल 75,000 रुपये ही तो मिलेंगे। स्कूटी, तो ये तो बड़ी बात है कि स्कूटी क्यों लेके आए थे ये बताओ। स्कूटी सर, इसका मेन जो एक तो प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा ये था कि जो 12th के बाद जो कॉलेज है वो थोड़ा जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से दूर पड़ता है, तो वहाँ के आवागमन में भी उस बच्चे को सुविधा हो जाएगी। इस तो आप क्या हिसाब से ज़्यादा कॉलेज बन गए या फिर क्या रीज़न रहा होगा आपका? इसके ये आपको रीजन तो इंटरनल पता रहता है ना। मेरे ख्याल से सर राजस्व संबंधी इशू रहे होंगे कि कौन से सरकार डिपार्टमेंट से आएगी ये, मतलब प्राइमरी एजुकेशन की स्कीम है या फिर हायर एजुकेशन की, किसकी है? ये सर सेकेंडरी एजुकेशन की है, क्योंकि 8th 10th और 12th को मिलती है। 10th और 12th मोस्टली सेकेंडरी एजुकेशन में ही आते हैं सर। सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये पंचामृत जो है जी सर। इंडिया के जो है, मोदी जी ने पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया था, जी सर। जो अपने डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज जी, में, जी। कौन कौन से हैं? सर मैं एग्जैक्ट उनको रिकॉल नहीं कर पा रहा, कोप 23 में थे। 23 या 26? कोप 26 में, सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट वो 5 रिकॉल नहीं कर पाऊंगा। 5 पंचामृत थे वो, कुछ कार्बन उत्सर्जन कम करना था, नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है। अपने स्टेट का जीडीपी कितना है? स्टेट का जीडीपी सर अभी प्रचलित कीमतों पे 17.06 लाख करोड़ है, और 2025-26 के अनुमान के अनुसार ये 19.89 लाख करोड़ होने का अनुमान है। अच्छा, ऐसा है कि राजस्थान से बहुत लोग माइग्रेट करते हैं जी सर। टुवर्ड्स गुजरात, महाराष्ट्र जी सर। और टू अदर स्टेट एज वेल ना, बाकी स्टेट्स में जाते हैं, मारवाड़ीज आर एवरीवेयर ऐसा बोलते हैं। जी सर। फिर भी जो रेमिटेंस होता है वो बहुत कम आता है स्टेट में। जी सर। रेमिटेंस का मतलब जो राजस्व जो वहाँ से जो भेजते हैं पैसे वो पैसा कम आता है, ऐसा क्यों है? सर मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि जो शेखावटी इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रवासी रहते हैं, और प्रवासी शेखावटी में मेरे ख्याल से अंतर्वास सर बहुत ज़्यादा ही है। मुझे रेमिटेंस कम होने की इतनी आइडिया नहीं है सर। प्रभाव होता है शेखावटी में, सेठों के द्वारा स्कूल वगैरह चली जाती है, तो इसके बारे में मुझे इतना जैसे ज़्यादा प्रवासी बहुत है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मजदूरी जैसे काम में हैं। जी सर। ज़्यादातर लोग बड़े हाई पेइंग जॉब्स में नहीं है, अच्छी उसमें नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है मजदूरी या फिर टाइल्स का हाँ, काम लो करते पेइंग जॉब में हैं, हो लो सकता है पेइंग सर। जॉब्स में है। ठीक है। जी सर। अ, आप एग्री और डिसएग्री करना, सिर्फ जी सर। स्टेटमेंट बोलूँगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जी सर। जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, ब्रिटेन, इनको जितना डेवलपमेंट करना था कर चुके हैं वो लोग, और भी कर रहे हैं। उस समय उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जी सर। रैम्पेंट किया, बड़े स्केल पे किया। जी सर। अब जब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हुआ, अफ्रीका कंट्रीज हुई, साउथ अफ्रीका हुआ, जी सर। बाकी कंट्रीज हुई, वो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंटल फेज में हैं, जी सर। उस समय वो पेरिस क्लाइमेट चेंज लेके आ रहे हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज लेके आ रहे हैं। जी सर। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज की एक साजिश है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उनको कमज़ोर बनाने की या फिर उनको दबा के रखने की? नहीं सर। एग्री और डिसएग्री? नहीं सर, कुछ सीमा तक मैं इससे एग्री कर सकता हूँ सर। कुछ सीमा तक एग्री करते हैं, कैसे जस्टिफाई कीजिए? सर जस्टिफिकेशन ये है कि इस टाइम जो औद्योगिकीकरण चल रहा है विकासशील देशों का, तो उसमें उनको नीड है कि वो रैपिड औद्योगिकीकरण करें। तो उसमें सर वो क्लाइमेट जो टारगेट सेट किए हैं वो मान्य नहीं हो सकते, पूरा नहीं किया जा सकता। और क्योंकि विकासशील देश पूरे हो चुके हैं, तो उस चीज़ को कम करके भी अपना जो ग्रोथ है और अपनी जो HDI रैंकिंग है, वो स्तर है, जीवन स्तर, वो बनाए रख सकते हैं, जबकि विकासशील देशों को आवश्यकता है। और जबकि विकसित देश है, उन्होंने ये सर इसमें कदम भी उठाया है कि जो विकासशील देश है उनको इनकी पालना करने के लिए फंड बनाया जाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज फंड है, जो COP 29 के तहत इस बार 300 समथिंग बिलियन करोड़ का बनाया हुआ है। इसके तहत वो इनको फंडिंग देते हैं विकासशील और अल्प विकसित देशों को, कि वो क्लाइमेट चेंज लक्ष्यों को पूरा कर सके। तो अपनी तरफ से सर वो इस मामले में कोशिश भी कर रहे हैं। तो पूर्णतः ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूर्णतः ही विरोधी है, वो बस ये कोशिश करते हैं कि एक यूनिवर्सल प्रयास हो, तो इसको रैपिड तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है उसको काउंटर किया जा सकता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा उनका कोशिश है कि दबा के रखा जाए, थोड़ा वो लोग फंड भी हाँ करते हैं, तो आधा आधा है मतलब।
हाँ मतलब पूर्णतः ऐसा नहीं कह सकते कि वो पूर्णतः ही एकदम ही विकासशील देशों के विरोधी है। ओके, इंडिया के कौन कौन से स्टेप्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने या फिर एनवायरमेंट प्रो एनवायरमेंट स्टेप्स हैं? जी सर, एक तो नेट जीरो का लक्ष्य रखा है एनडीसी में। नहीं, लक्ष्य नहीं, स्टेप्स क्या है इंडिया के? कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट ने कौन से काम किए हैं कि जिससे टूवर्ड्स मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ जा रहे हैं फिर? जी, एक तो सर जो ई व्हीकल है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और मिष्टी योजनाएं हैं, और जो एक पेड़ माँ के नाम है जो हरित वाला है, और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं करें। इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे सर कोप टारगेट्स है वो सेट किए हैं, तो उनके आधार पर होता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सर मैं भूल गया, मेरे वो इंडिया का ही स्टार्ट किया हुआ है। ओके, राजस्थान में सोलर का कितना पोटेंशियल है? सोलर का सर पोटेंशियल में 1,42,000 गीगावाट समथिंग। और अभी कितना अचीव हो गया है? अभी सर इस जो उत्पादन है वो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लगभग 5400 किलोवाट है, और अधिस्थापित क्षमता सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। राजस्थान का फॉरेस्ट कवर कितना है? राजस्थान का फॉरेस्ट कवर सर अभिलेखित वन 32,869 किलोमीटर है, और बाकी सर वनावरण है 16,548 वर्ग किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. वेरी गुड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जी ये कब बना था? सर ये 1995 में बना था। क्या रोल है इसका इंटरनेशनल व्यापार में? सर इंटरनेशनल व्यापार में इसका मेन रोल सर जो रेगुलर विनियमित करना व्यापार को, दोनों जो वैश्विक कंट्रीज है उनमें व्यापार को विनियमित करना, और दो देशों के बीच में अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट है तो उसको समाधान करना, और जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं हैं उनको कम बनाए रखना, ये इसके सर मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका व्यवस्था कैसे काम करती है, मैनेजमेंट कैसे होता है इसका? सर इसका शीर्ष स्तरीय है जो निर्णय निकाय है, वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है जो प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। इसके बाद सर इसकी एक जनरल बॉडी है और एक विवाद निपटान निकाय है। विवाद निपटान निकाय सर दो जो कंट्रीज उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें विवाद समाधान का काम करता है। वो कौन करता है फिर, उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें सर जो सिलेक्टेड WTO के मेंबर है उनमें से कुछ को सिलेक्ट किया जाता है। वो जो बॉडी है उसके संरचना के बारे में सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा फिलहाल। ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या फर्क है? सर वर्ल्ड बैंक मेनली जो विकास और जो आर्थिक है जलवायु वित्त है उसमें ऋण देने का काम करती है, और ये इसके अलावा सर जो नियमन है बैंकिंग का उसका भी काम करती है, जबकि IMF मेनली भुगतान संतुलन और जो ऋण का कार्य करती है, दीर्घ अवधि और मध्य अवधि ऋण का। हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जैसे के संबंध में अपॉइंटमेंट के और रिमूवल के क्या प्रावधान है? सर अपॉइंटमेंट कॉलेजियम पद्धति के थ्रू होता है, और कॉलेजियम पद्धति में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करते हैं, और उस सिफारिश के बाद राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। रिमूवल के सर जो मेन बेस है वो सिद्ध कदाचार और अक्षमता है, और उसके लिए सर राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो 50 सदस्यों का सहमति चाहिए, और लोकसभा में आता है तो 100 सदस्यों का सहमति चाहिए। उसके बाद अगर अध्यक्ष सभापति उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक कमेटी बिठाई जाती है। कमेटी में सर एक जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक विधि वेता होते हैं। कमेटी जांच करती है, फिर अगर वो पॉजिटिव सिफारिश करती है तो सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, और दोनों सदनों से सर विशेष बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है उसके बाद सर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। वेरी गुड। तो इसमें उपराष्ट्रपति महोदय, इसमें जो जस्टिस वर्मा जी हैं जी। उनके खिलाफ जो चला उसमें प्रस्ताव किस सदन में लाया गया था? सर प्रस्ताव दोनों ही सदनों में लाया गया था, एक में 145 सदस्यों पहले का। किस में लाया गया था? सर पहले का मुझे सर इतना आइडिया नहीं है, मैं इसकी टाइमलाइन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट दोनों सदनों में था। एक में 145 सदस्यों का सपोर्ट था और राज्यसभा फिर में। जांच कौन करता है? जिसमें सब प्रस्ताव लाया जाता है वही सदन करता है या? सर जिसमें पहले प्रस्ताव लाया जाता है वो सभापति या अध्यक्ष जांच समिति का गठन करता है सर। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय, अच्छा उस चीज पर अपने चर्चा होगी कि आपको जानकारी नहीं है उसकी। पंजाब और राजस्थान के बीच में जल विवाद क्या है? सर जल विवाद पंजाब और राजस्थान के बीच में मेरे ख्याल सर इंदिरा गांधी के नहर के बारे में हो सकता है। एक्चुअल मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जल की मात्रा के बारे में हो सकता है। आपके एरिया में पानी इंदिरा गांधी का लगता है या बरानी एरिया? नहीं सर हमारी नहर लगती है, इंदिरा गांधी आईजन लगती है सर। तो चकबंदी हो चुकी है आपके एरिया?
चकबंदी सर कुछ इलाकों में है, बाकी कुछ जो साउथ साइड इलाके हैं वो अभी वीरानी है। स्प्रिंकलर सिस्टम से है या नहीं सर, स्प्रिंकलर सिस्टम में आईजीएनपी में भी लागू नहीं हुआ। क्यों लिफ्ट कैनाल में लागू नहीं? लिफ्ट कैनाल है सर, वो सीधा जो खाड़े होते हैं उनमें पानी आता है, उसके बाद किसान के स्तर पर है कि वो उनको सीधा यूज करता है या फिर जो डिगी वगैरह के माध्यम से या फिर सीधे जो उसकी संरचना है उसके माध्यम से वो फव्वारा से यूज कर ले। बाकी स्प्रिंकलर अभी नहीं है सर। मौसमी बीमारी क्या होती है? मौसमी बीमारी सर जो मौसमी सिस्टम होती है, जैसे जो बारिश का जैसे मौसम, आप बारिश के मौसम में कौन सी बीमारी है मौसमी बीमारी कहलाती है? बारिश के मौसम में सर एलर्जीज हो सकती है, और जुकाम, सर्दी जुकाम है, वायरल इन्फेक्शन है, वो सर बारिश के मौसम में हो सकता है। जैसे मान लो इनको क्या बोलोगे, मलेरिया, डेंगू, उल्टी दस्त, पीलिया? डेंगू सर ये वायरल और बैक्टीरियल ये है, इनमें मौसमी बीमारी ये नहीं की जा सकती सर। उल्टी दस्त मौसमी हो सकता ये है। बैक्टीरिया से होते हैं क्या मलेरिया और डेंगू? मलेरिया और डेंगू सर मैं एक्चुअली इनका ओरिजिन देखो कोई बात नहीं सर, प्लीज। हाँ, तो पर्टिकुलर मौसम के, जैसे बरसात का पानी है जी सर। तो पानी को कंटामिनेट कर देता है, जी सर। तो उल्टी दस्त है। डेंगू चूंकि मच्छरों से होता है, मच्छरों से होता है, मलेरिया, तो ये भी मौसमी बीमारी कहलाती है। थैंक यू यूँ तो कभी भी हो सकती है। जी सर। और पीलिया भी है क्योंकि पानी कंटामिनेट हो जाए तो हो हाँ सकती वैसे है। सर जो मच्छरों से गंदगी से हो सकता है वो हाँ, सारे नहीं वो ये वायरल है, ये तो एक यूँ अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, दे आर नॉट द फैटल डिजीज, जी सर। लाइफ थ्रेटनिंग चीजें नहीं। जब हम इनकी बात करते हैं तो फैटल डिजीज होती है, वाइड स्प्रेड होती है। तो मान लो आप कहीं एसटीएम हो जी और सर। डेंगू फैल गया है और मलेरिया फैल गया है, जी सर। तो आप 1 2 3 4 5 स्टेप कैसे कैसे लें? सर फर्स्टली जो वहाँ पे मेन जो मच्छरों का जो है, जो खुला पानी है, जो फिर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो व्यवस्थित किया जा सकता है। उसके बाद ये हो सकता है कि जो प्राइमरी लेवल पे जो हेल्थ केयर है सर, जो पीएचसी और सीएचसी वगैरह है, उनमें व्यवस्था की जाएगी, उनमें मलेरिया और डेंगू के जो एक्सपर्ट डॉक्टर बिठा दिया जाए या फिर वहाँ उन पर व्यवस्था कर दी जाए। दूसरा सर, तीसरे स्टेप पे क्रिटिकल केयर वार्ड भी खोले जा सकते हैं। जैसे अगर डेंगू की बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है तो प्रत्येक जो सीएचसी लेवल है या फिर तहसील लेवल पे जो अस्पताल है वहाँ पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी खोले जा सकते हैं। और चौथे स्तर पर सर हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही होती है तो और बाहर से कर्मचारी बुला के या फिर डॉक्टर बुला के डिप्लॉय किए जा सकते हैं सर। ठीक है डियर ऑफिसर, आप आरएएस तो बने लेकिन ऐसी नौबत कभी नहीं आई। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू कंप्लीट किया जाता है, थैंक यू आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट सर। हाँ बिल्कुल। कैसा लगा आपको? सर थोड़ा नर्वस था मैं, मतलब जो आ रही थी चीज़ें वो भी वापस उस टाइम रिकॉल नहीं कर पाया मैं। नहीं, उत्साहित तो थे आप, नर्वस तो नहीं है? नहीं वो सर उत्साहित मैं दिख रहा हूँ बट मैं नर्वस था सर थोड़ा। इस ठीक वजह है। से मैं और से recall कोई नहीं कर मॉक पाया। और इंस्टीट्यूट में दिए होंगे ना नहीं मौका? सर मैंने पहले दिए थे, उसके बाद मैं मार्च के बाद मैंने मॉक दिए नहीं, अच्छा, तो उस वजह से वो थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा रह गया मेरे। नहीं आप खुल के जाना वहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। कब आपका इंटरव्यू कब है? मेरा 12 अगस्त को है सर। 12 को है। आपका इन डेप्थ नॉलेज आपको काफ़ी, बट फिर भी अभी भी जितना पढ़ सकते उतना पढ़ लीजिए। हाँ सर, मेरे इकोलॉजी बाकी रह गई है तो मेरे को इकोलॉजी काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ा फील्ड का देख लीजिए, फील्ड में जो प्रैक्टिकली क्या चीज़ें करते हैं क्या नहीं करते वो सब समझ लीजिए एक बार। और जैसे आपने शुरू में अंदर घुसे तो आपने ग्रीट नहीं किया किसी को, अपने मैकमिन बोला फिर आगे खड़े हो गए। वो भूल गया हूँ मैं। अपने मैं किसी- बोला तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ सर। हाँ, किसी को आपने गुड नमस्ते या आफ्टरनून गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बोलना किया, चाहिए। तो उस पर आपको ध्यान रखना, सीक्वेंस आपको याद रखना है। गेट खोला, मैकमिन सर, जी सर। उन्होंने बोला प्लीज़ कम इन, थैंक यू सर, फिर आए, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी बोलना है, फिर रुके, फिर बोलेंगे प्लीज़ थैंक यू, तब भी खड़े रहना है, फिर बोलेंगे बैठ जाइए, तब जाके बैठना है, फिर थैंक यू बोलना है, फिर बैठना है। ठीक है। ठीक है, तो सीक्वेंस याद कर लीजिए। तो ये माइंड में था बट वो आज हाँ, दूसरा आप ये ब्रेसलेट पहन के जाएंगे, नहीं सर ये सारा उतार सब के रिमूव कर देंगे। तीसरा आपका आई कॉन्टेक्ट अच्छा था, आप तीनों मेंबर्स को देख रहे थे, जी और आपका पिच भी अच्छा था, आपका टोन भी अच्छा सही था कि भाई जितनी टोन में बात करनी चाहिए, स्पीड भी सही था, ऐसे को नहीं
जल्दबाजी कर रहे थे? डिसेंट स्पीड था आपका? वो स्पीड का सर मुझे पूछना था। मैं जब पहले नोक देता था तो मेरे को स्पीड का इशू था, उन्होंने बोला था कि आप धीमा हाँ, करो काफ़ी इसे। इम्प्रूव कर लिया आपने। थोड़ा सा और मतलब मान लो कि 7 पे चल रहे हैं तो 6.8 कर लीजिए, इतना ही चाहिए। बाकी सही था क्यों सर? हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं अच्छा Yes, स्पीड का इसमें सही सर ये हो जाता है कि थोड़ा मैं स्टार्ट कर भी लूंगा धीमे, लेकिन आगे वो फिर अपना वो नेचुरल जो टोन आता है वो आ जाता कोई है। दिक्कत नहीं, लेकिन अभी काफ़ी इम्प्रूव कर लिया आपने, ऐसे कोई दिक्कत नहीं स्पीड वाली। एक जगह जहाँ सर ने सवाल किया, चेयरमैन सर ने, कि जल विवाद वाला, ठीक है तो वहाँ पे आपने बोला सर हो सकता है सर ऐसा हो, लेकिन सर मुझे पता नहीं है। तो इसमें क्लियरली आप बताइए। पहले तो आपने बोला सर हो सकता है, फिर वो आप सर मैं फिर श्योर आते आते आप आ गए कि सर मुझे पता नहीं इसका। तो क्लियरली आप सोचिए। देखो, आंसर करने का एक तरीका होता है कि पहले आप सुनिए, जी 2 सेकंड पॉज लीजिए, उसमें आपको ये सोचना है कि सवाल का मुझे जवाब देना है कि नहीं देना है, आता है कि नहीं आता है। जी सर आपको सोचना उस टाइम पे। आपको आता है तो भी 2 सेकंड सोच के बोलिए। जी सर मतलब इससे क्या इंप्रेशन जाता है बोर्ड मेंबर्स में कि आप सवाल को सुन के बात कर जवाब दे रहे हो, ना कि आपने सवाल सुना शुरू कर दिया बोलना। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? हाँ तो आपको पॉज लेना है 2 सेकंड का, फिर आपको सोचना है। यदि सर ने पूछा कि जल विवाद आपको पता है क्या, नहीं आता, सॉरी सर मुझे याद नहीं है, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा, ऐसा सर हो सकता है लेकिन मुझे याद नहीं है। तो ये ऐसे कैजुअली नहीं हाँ वो लाइन सर फेंकनी है, ऐसा ना, तो ये रॉन्ग इंप्रेशन है। फिर एक जगह सर ने सवाल किया था, तो आपने जो सर बता रहे थे, सर कुछ बता रहे थे, तो आपने सामने कॉन्वर्सेशन में बोल दिया मौसमी बीमारी के बारे में कि मेनली सर इनसे होता है, हाँ वायरल और वायरल बैक्टीरियल से। मेनली सर इनसे होता है। तो सर तो बता रहे हैं, आपसे सवाल नहीं कर रहे। तो आपको कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर उस मोमेंट पे सुनते जाऊँ। सुनते जाओ बस। आपको आपको सिर्फ जवाब तब देना है जब आपके पास सवाल किया जाए। जब जब मेंबर साहब आपको बता रहे हैं कोई चीज़, तो उसमें आपको बता दिया तो थैंक यू सर, बस। ऐसा नहीं कि आपने उनको रिपीट किया उनकी बात को, आपने एग्री किया तो लंबा लाइन दे के एग्री किया कि हाँ सर बिल्कुल सर ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। ओके समझ गया आप? ठीक है सर। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? हाँ हाँ मैं समझ। वो अपने को कॉन्वर्सेशन में नहीं लाना है। हाँ अपना काम है इंटरव्यू में सिर्फ जितना मेंबर पूछे उतना जवाब देना। मेंबर अपनी तरफ से कुछ बता रहे हैं तो सुन के धन्यवाद सर, बस ठीक है इतना ही बोलना है। बाकी और पढ़ते रहिए आप। मेरा तो यही फीडबैक है सर, प्लीज़। बेसिकली ये था कि एक तो जब आप आए थे तो अभिवादन नहीं किया था, हाँ वो बोले नहीं सर अभिवादन। तो जो ही अंदर आ गए, मैं तो उनसे कह करके अंदर आ गए, जो ही आई कांटेक्ट हुआ अभिवादन कर दो, जी सर और फिर बैठने का 1 मिनट थोड़ी सी देर इंतजार करो, तब तक वो बोल ही देंगे। अगर उनका ध्यान हो रहा था आप कह सकते हो कि मैं ऐसी कह भी सकते हो। बिल्कुल सही कहा। सर जो बता रहे थे कि मैं मतलब बात तो आपसे ये करना चाहता, सिचुएशनल क्वेश्चन देके कि मौसमी बीमारी फैल जाए तो आप कैसे करोगे। जी सर तो मैंने बात शुरू वहां से की कि मौसमी बीमारी होती क्या है, अदरवाइज डायरेक्ट सिचुएशन पे आ नहीं पा रहा था। सही है तो मैंने पूछा था, फिर आप नहीं बता पाए, तो फिर मैंने कहा जी सर कि भाई ये होती है, क्योंकि जुकाम और ये गला मतलब बुखार है ना, इन चीजों को अपने मौसमी बीमारियां आम लैंग्वेज में तो है, लेकिन प्रशासन के दृष्टिकोण से मौसमी बीमारियां वो होती है जो पब्लिक में एक लार्ज इस लेवल पे आ जाए कि भी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, जी सर है ना। जैसे मलेरिया डेंगू तो आप जानते हैं कितना सीवियर होता है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, पीड़िया फैल जाता है। तो आप इसका आंसर ये बेटर होता है कि सर मैं तुरंत जो है पहले तो हॉस्पिटल के अंदर ये व्यवस्था सुनिश्चित करूँगा कि जो पेशेंट आ गए हैं और जो आ रहे हैं उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था। जी उसके लिए मैं जिला कलेक्टर की मोदी में नोटिस में डालूंगा, सीएमएचओ से बात करूंगा, वहाँ से टीमें भी बुलाऊंगा। फिर कुछ टीमें बना करके मेडिकल की मैं हाउस टू हाउस सर्वे कराऊंगा, जिस घर में भी बुखार है सभी का फिर टेस्ट होगा, सर्वे कर करके सभी लोगों के अंदर आइडेंटिफाई किया जाए कहाँ का बुखार के पेशेंट हैं या इस बीमारी के पेशेंट हैं। उनको फिर हम अगर सीरियस है तो हॉस्पिटल लाएंगे, अदरवाइज वहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर जो मच्छर फैले, मान लो मच्छरों के कारण से हो रहा है, तो हम जहाँ भी मच्छर जहाँ से पैदा होते हैं पानी भर गया है और है, तो हम उस पानी को निकलवाएंगे, काला तेल डालेंगे, घरों में स्प्रे कराएंगे। मल्टीपल चीज़ें होती है ये तो कॉमन चीज़ें। थोड़ी सी जल विवाद के बारे में, राजस्थान के 3 हैं, मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ और पंजाब के साथ। बिकॉज आप जिस एरिया से आते हैं वहाँ पंजाब प्रभावित है, उससे आप डायरेक्ट प्रभावित होते हो। पंजाब आप से आईजीएमपी वाला ही है और नहीं, कुछ हम है? पानी 2-3 जगह से लेते हैं पंजाब से, और आईजीएमपी से, गंग कैनाल से और भाखड़ा से, हाँ। है ना, भाखड़ा सिस्टम से भी लेते हैं, वाया हरियाणा भी लेते हैं, है ना। और
मैं आपको अद्भुत बात बताता हूँ, गंगानगर और हनुमानगढ़ के 80 साल से लेकर के और 15 साल के बच्चे को पता है कि पंजाब के साथ क्या हुआ था। वो आपको इतना भी बता देगा कि 16,750 क्यूसेक पानी होना चाहिए, सही। हमें जो है 10,380 क्यूसेक मिल रहा है, आज इतना मिल रहा है, वो तो आपको यहाँ तक बताता है। आपने बताया तो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे मेरे जहाँ हालांकि पोस्टिंग ये है डेटा मैंने आपको आईडी से बताया, हाँ। यू स्टडी योरसेल्फ। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब फीडबैक दे नहीं यार दीजिए। वैसे अच्छा है। उससे एक दो चीज़ें और मैं इसमें ऐड करूँगा कि गलत फैक्ट्स नहीं देने, जैसे COP23 आपने ब्लंटली कह दिया। जो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, इकोलॉजी मैंने काफी पहले कोई बात नहीं, आप कहें सर मैं याद नहीं कर पा रहा, या सॉरी सर, गलत फैक्ट्स तो नहीं देने। जी सर। तो अच्छा, और एक ये है कि सरकारी योजनाओं के बारे में कभी भी इस तरह के प्रश्न आए ना, तो बड़े बैलेंस उस तरीके से उत्तर देना होता है। नाम मालूम नहीं मेरे को बैलेंस। देखो चलो पहले अपन बात करते हैं राशि कम करने की, ठीक है। जैसे तो आपने साफ स्ट्रेट आपका ये आंसर था कि सर नहीं की जानी चाहिए थी, मुझे भी ऐसा लगता है। बट आपको इसमें ये मेरे हिसाब से ये पक्ष रखना चाहिए था सर कि हो सकता है सर इसमें अभी, क्योंकि इसमें जो विभाग है उसका कोई पर्टिकुलर रीजनिंग आई नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि उस जो अमाउंट को कहीं दूसरी योजना के तहत शिफ्ट करने का विचार चल रहा हो, या किसी और रूप में दिए जाने का प्रस्ताव आने वाला हो। तो मुझे लगता है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो अपनी सोच समझकर इस तरह से उन्होंने कुछ Directly oppose नहीं नहीं करना नहीं बिल्कुल नहीं करना। आप तो डिपार्टमेंट के ही पार्ट कैसे कर सकते हो। नहीं कर सकता बिल्कुल कभी और भी। रही बात आपने तो नाम पॉलिसी को चेंज, चैलेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल पॉलिसी चैलेंज कर दी, और आपका काम नहीं है, आपका काम तो इम्प्लीमेंटेशन का ही रहेगा। और रही बात नाम चेंज करने की, तो ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट इसमें आप कह सकते हैं कि सर जो भी जन नेता आते हैं या फिर लेजिस्लेटिव आती है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन के आधार पर आती है, और कई बार हो सकता है सर कि किसी आइडियोलॉजी के कारण या फिर किसी पर्टिकुलर लोगों की डिमांड के अनुरूप उन्हें डिसीजन लेना पड़ता हो। पर मेरा मानना है कि प्रशासन का मुख्य कार्य उनका इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे रहना चाहिए। कभी भी इस तरह की योजनाओं का नाम परिवर्तन हो तो हमें स्कीम को और अच्छे से प्रमोट कर देना चाहिए, ताकि कोई लोग इस कारण से वंचित ना रह जाए कि नाम बदल गया। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखेगा आपका। मतलब वो स्ट्रक्चरिंग सर मैं हाँ, नहीं कर क्यों? पाया, मैं इस पे काम तो करूंगा। थोड़ा सा ऐसा आप करें, बहुत बढ़िया है वैसे आपका। क्योंकि बाई बुक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, जैसे अपने वर्ल्ड बैंक, IMF, WTA, बहुत अच्छा बताया। HCSC का भी अच्छा होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाँ वाला हाँ, बढ़िया करोगे। गुड तो लक। मैं सर वो एक बार मेरा ये थोड़ा नर्वसनेस दूर हो जाएगा, एक दो मॉक दूंगा तो उसके बाद मेंटेन हो जाएगा सर। आराम से कीजिए, तो फीडबैक है, वीडियो देख लेना, हाँ। फीडबैक पे काम कीजिए, आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छा है। गुड लक। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ।